हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। और अगर कंपनी के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से अब तक 96,491% का दमदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 587% का दमदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया है। तो दोस्तों, इस समय बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जब कंपनी इतनी ही दमदार और शानदार है तो फिर ये अपने हाई से लगभग 64% क्यों गिर गई और अप्रैल 2021 में जिस लेवल पर ट्रेड कर रही थी उसी लेवल पर आखिर क्यों आ गई। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि आखिर बालाजी अमाइंस लिमिटेड क्यों नहीं चल रहा है। क्या हमें इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या इस स्टॉक से अभी दूर रहना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि जो लोग इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है या नहीं चल रहा है, इसको समझने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि कंपनी जिस सेक्टर से आ रही है उस सेक्टर में क्या हो रहा है। अगर सेक्टर अच्छा कर रहा है और कंपनी नहीं चल रही है तो फिर उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। और अगर सेक्टर ही नहीं चल रहा है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम बालाजी अमाइंस की बात करें तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर से आती है। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडियन केमिकल कंपनीज ने काफी बड़ा ग्रोथ देखा जो कि मार्केट डायनेमिक्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस की वजह से हुआ। 2020 में जब पैंडेमिक ने दुनिया को हिला दिया तब चाइना, जो कि ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन का एक मेजर प्लेयर है, उस वक्त टेम्परेरी सप्लाई से बाहर हो गया। इस वजह से इंडियन कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मौका मिला। जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन बंद कर रहे थे तब इंडियन केमिकल कंपनीज ने इस गैप का फायदा उठाया। डिमांड काफी बढ़ गई, स्पेशली इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए। ये सेक्टर कोविड-19 के दौरान ज्यादा एक्टिव रहे क्योंकि हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। इसके नतीजे में उनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया। इस डिमांड ग्रोथ का असर उनकी शेयर प्राइजेस पर भी पड़ा। इन्वेस्टरों ने इस कंपनीज को एक नए नजरिए से देखा जिससे उनकी वैल्यूएशन भी हाई हो गई। लेकिन जैसे ही चाइनीज कंपनी ने प्रोडक्शन रिज्यूम किया और मार्केट में वापस आने लगी, सिचुएशन बदल गई। चाइनीज प्लेयर्स की रिटर्न से कंपटीशन बढ़ गया जिसने इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट शेयर को कम कर दिया। इसके अलावा ग्लोबल डी स्टॉकिंग का प्रोसेस भी शुरू हुआ। डी स्टॉकिंग का मतलब होता है बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जिनके पास ओवरलोड इन्वेंट्री पड़ी थी और एक्सपायर होने वाली थी, वो अपने माल को सस्ते में वर्ल्ड में बेचने लगे जिससे इंडिया में डिमांड कम होने लगी और इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर देखने को मिला। इन सब चेंजेस के साथ इंडियन केमिकल कंपनीज की वैल्यूएशन भी थोड़ी ठंडी पड़ गई। इन्वेस्टर्स ने देखा कि जो रैपिड ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन पहले थी वो सस्टेनेबल नहीं है। इस वजह से इंडियन केमिकल कंपनीज के शेयर प्राइजेस में करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों, हमने इस सेक्टर को समझ लिया कि केमिकल सेक्टर क्यों नहीं चल रहा है। अब आ जाइए थोड़ी जानकारी बालाजी अमाइंस के बारे में भी ले लेते हैं। दोस्तों, बालाजी अमाइंस लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 1988 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर सोलापुर, इंडिया में लोकेटेड है। कंपनी 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, पहला केमिकल और दूसरा होटल। केमिकल्स में ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं जिसमें पहला मिथाइल एमाइंस, जिसमें मोनोमिथाइल एमाइंस, डाइमिथाइल एमाइंस, ट्राइमिथाइल एमाइंस शामिल हैं। दूसरा इथाइल एमाइंस जिसमें मोनोइथाइल एमाइंस, डाइइथाइल एमाइंस शामिल हैं। तीसरा स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें एन मिथाइल पायरोलाइडोन, मॉर्फोलाइन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल शामिल हैं। इनके पास बालाजी सरोवर प्रीमियम नाम का एक होटल भी है जो सोलापुर, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये कंपनी होटल्स, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पेंट, एनिमल फीड्स, ऑयल एंड गैस, रबर क्लीनिंग केमिकल्स, डाई एंड टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स और कॉस्मेटिक जैसे इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। ये अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, कंपनी क्या करती है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आ जाइए समझ लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस किन फैक्टर्स की वजह से गिरा है और नहीं चल रहा है। तो नंबर 1, वीक फाइनेंशियल रिजल्ट। दोस्तों, अगर इनके फाइनेंशियल को देखें तो जून 2022 में कंपनी ने 670 करोड़ का सेल्स किया था जो जून 2023 में 464 करोड़ हो गया और जून 2024 में और घटकर सिर्फ 385 करोड़ रह गया। और इनका ओपीएम जो जून 2022 में 32% था वो जून 2023 में 21% और जून 2024 में 17% पर आ गया, जिससे इनका नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम हो गया। जून 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 148 करोड़ का था जो जून 2024 में सिर्फ 46 करोड़ का रह गया। ये बात इन्वेस्टरों को नहीं पसंद आया जिस वजह से इनके स्टॉक पर
इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। नंबर 2, डिमांड स्लो डाउन। बालाजी अमाइंस के कोर प्रोडक्ट जो मेजरली फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए होते हैं, उनके लिए डिमांड में कमी आई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मिथाइल एमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स का प्राइमरी कंज्यूमर है, अपने इंटरनल चैलेंजेस से गुजर रहा है, जिसमें स्लोअर प्रोडक्शन साइकिल्स और ग्लोबल सप्लाई चेन इशू शामिल है। कोविड के बाद फार्मा इंडस्ट्री में जो डिमांड बूम था वो अब स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से बालाजी अमाइंस की सेल्स में भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। नंबर 3, बढ़ता कंपटीशन। बालाजी अमाइंस को दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर में नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में एडवांसमेंट ला रहे हैं। ये बढ़ता हुआ कंपटीशन बालाजी अमाइंस के लिए चैलेंजिंग बन गया है। ग्लोबल मार्केट में स्पेशली चाइना और यूरोप के कंपनीज केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल को लोअर कॉस्ट पर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे लोकल प्लेयर जैसे बालाजी अमाइंस को अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रेशर फील हो रहा है। नंबर 4, राइजिंग इनपुट कॉस्ट। राइजिंग इनपुट कॉस्ट मतलब है कि बालाजी अमाइंस को अपने रॉ मटेरियल और एनर्जी के प्राइसेस बढ़ने का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उनके प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ा है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन वो अपने कस्टमर पर पूरी तरह से ये कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 5, निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट में केमिकल सेक्टर के लिए एक निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। इसका एक मेजर रीजन इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर है, जो इन्वेस्टर्स को डरा रहा है। जब ग्लोबल इकोनॉमी वीक होती है तो इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका डिमांड भी कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसर्न जैसे राइजिंग कॉस्ट और लोअर डिमांड ने सेक्टर को और अनस्टेबल बना दिया है। बालाजी अमाइंस जैसी कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, वो भी इन्हीं चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कंपनी को अपनी ग्रोथ सस्टेन करने में मुश्किल होगी और ये अनसर्टेनिटी स्टॉक प्राइसेस को नीचे ले जा रही है। नंबर 5, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस प्रॉब्लम। मई 2023 में बालाजी अमाइंस के 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने पर्सनल रीजन देकर रिजाइन कर दिया। कंपनी ने बाद में क्लैरिफाई किया कि ये रिजाइन सेबी के रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए था, जिसमें कहा गया कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हो तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएफओ हेमंत रेड्डी गद्दाम ने भी रिजाइन कर दिया, जो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि सब्सिडियरी कंपनी है उसमें शिफ्ट होने वाले थे, और उनकी जगह श्रीनिवास रेड्डी को सीएफओ बनाया गया। मार्केट ने गद्दाम के एग्जिट को निगेटिव लिया और इस वजह से भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये तो हो गए सारे फैक्टर्स जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का स्टॉक क्यों इतना गिर रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या काम कर रही है, जिसमें नंबर 1, न्यू प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। बालाजी अमाइंस लिमिटेड ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो नए प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर फोकस है, जिसमें ए, डाइमिथाइल ईथर एंड मेथनॉल एज अ फ्यूल। कंपनी ने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख टन पर एनम डाइमिथाइल ईथर फैसिलिटी के सेटअप के लिए। डाइमिथाइल एथर एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव फ्यूल है जो एलपीजी का रिप्लेसमेंट हो सकता है, मेजरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जैसे एरोसोल इंडस्ट्रीज। इस प्रोजेक्ट का कमीशनिंग मार्च 2025 तक एक्सपेक्टेड है। इनिशियली डाइमिथाइल एथर को एरोसोल इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा ताकि इंपोर्टेड एलपीजी को रिप्लेस किया जा सके। इसके साथ कंपनी मेथनॉल के प्रोडक्शन पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि मेथनॉल एक क्लीनर फ्यूल है जो पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन के रूप में इमर्ज हो रहा है। इसका फायदा ये है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो बहुत महंगे होते हैं उनकी जरूरत कम हो जाएगी। करंटली इंडिया हर साल 7 लाख करोड़ से ज्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मेथनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक मेजर स्टेप होगा। इंडिया के पास एग्रीकल्चर वेस्ट और हाई एश कोल का वास्ट सप्लाई है, जो मेथनॉल और डाइमिथाइल एथर बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसीलिए मेथनॉल इकोनॉमी को डेवलप करना इंडिया के लिए एक फिजिबल और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया में एक भी कमर्शियल मेथनॉल या डाइमिथाइल एथर प्लांट नहीं है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीड कर सके। बालाजी अमाइंस पहला कंपनी बन रही है जो इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रही है। बी, मिथाइल एमाइंस कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी ने अपनी मिथाइल एमाइंस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को 48,000 टन पर एनम से 40,000 टन पर एनम और बढ़ाने का प्लान किया है। मिथाइल एमाइंस एक की रॉ मटेरियल है जो फार्मा, एग्रोकेमिकल्स और रबर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये केमिकल्स डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट बनाने में भी काम आते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन होता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव की जाती है। मिथाइल एमाइंस की कैप्टिव डिमांड बढ़ने के कारण कंपनी ने ये एक्सपेंशन प्लान किया है जो FY 25 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। सी, न्यू स्पेशलिटी केमिकल प्लांट्स।
कंपनी ने मिथाइल एमाइंस के अलावा कुछ और हाई वैल्यू स्पेशलिटी केमिकल्स के प्लांट सेटअप करने का भी प्लान किया है। इनमें इंक्लूडेड है एन मिथाइल मॉर्फोलाइन। इसका 3000 टन पर एनम प्लांट सेटअप हो रहा है जो पॉलीयूरेथेन फोम, कैटालिस्ट, एमुल्सिफायर और पेस्टिसाइड इंटरमीडिएट्स जैसे एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये प्लांट FY26 तक ऑपरेशनल होगा। और दूसरा एन ब्यूटाइल थायोफॉस्फोरिक ट्राइअमाइड, ये एक फर्टिलाइजर एडिक्टिव है जो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में यूज होता है। 2500 टन पर एनम का एन ब्यूटाइल थायोफॉस्फोरिक ट्राइअमाइड प्लांट FY26 में कंप्लीट होगा। और तीसरा है डी डाइमिथाइल कार्बोनेट अपग्रेड। कंपनी अपने डाइमिथाइल कार्बोनेट प्लांट को अपग्रेड कर रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के इलेक्ट्रोलाइट में यूज होता है। डाइमिथाइल कार्बोनेट का इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड वर्जन लिथियम आयन बैटरीज में एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ और इंप्रूव्ड एफिशिएंसी के लिए काम आता है। ये प्लांट भी FY25 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ने के साथ डाइमिथाइल कार्बोनेट का डिमांड भी फ्यूचर में और इंक्रीज होगा। दोस्तों अब आता है होटल डिवीजन एक्सपेंशन। बालाजी सरोवर प्रीमियम होटल जो बालाजी अमाइंस का एक हॉस्पिटैलिटी वेंचर है, FY24 में 85% ऑक्यूपेंसी रेट रिपोर्ट किया था। ये होटल सोलापुर में लोकेटेड है और टूरिस्ट हब के आसपास होने की वजह से ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है। इस होटल का कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 2.2% था FY24 में। कंपनी का प्लान है होटल के रूम कैपेसिटी को बढ़ाने का, जिसमें 40 नए रूम ऐड किए जाएंगे। इस एक्सपेंशन का मकसद बढ़ते हुए डिमांड को मीट करना है जो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करेगा। इस एक्सपेंशन से कंपनी को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। 40 एडिशनल रूम से ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू दोनों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज की उम्मीद है जो लॉन्ग टर्म में बालाजी अमाइंस के डाइवर्सिफिकेशन और रेवेन्यू बेस को स्ट्रेंथन करेगा। अब तीसरा आता है चाइना +1 स्ट्रेटेजी का इंपैक्ट। चाइना के साथ हो रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वार्स जैसे यूएस चाइना ट्रेड वार का इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। कई कंट्रीज और कंपनीज चाइना पर अपनी ओवर डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं। इस बैकड्रॉप में इंडिया को एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब के रूप में देखा जा रहा है। बालाजी अमाइंस अपने केमिकल्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट के साथ इन नए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहा है। दोस्तों अब आ जाइए इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 7043 करोड़ का है। इनका करंट प्राइस 2174 रुपए चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखे तो 36 है और 5 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखे तो वो 28.1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.09 और 5 साल का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 4.8। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8%। डेट टू इक्विटी 0.01 और रिजर्व कंपनी के पास 1715 करोड़ का है। EPS 60.3, रिटर्न ऑन एसेट 11.3%, क्विक रेशियो 4.78, एसेट टर्नओवर 0.80, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 49.6, पैग रेशियो 3.05, प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 5 इयर्स का 12% देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जून 2024 में प्रोमोटर्स का स्टेक कंपनी में 53.71% का था। FIH का स्टेक 5.05% था। IH का स्टेक 1.59% था और पब्लिक का स्टेक 39.67% देखने को मिल रहा है। दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको अपने हर सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ नहीं है, कंपनी का कैश फ्लो भी हेल्दी है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। पर दोस्तों इस समय मुझे इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लग रही है, इसलिए मैं अभी इस कंपनी को वेट एंड वॉच करने वाला हूं। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे अलग भी हो सकता है। आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने खुद के रिसर्च या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में लीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।